महराज के साथ जुड़कर अब हमें भी जो है ये आवाम पहचानेगी और हम लोग जो है छा जाएंगे। यकीन जानिएगा, कोई नहीं छाता है, कोई नहीं छा जाता है। वो वाहिद महराज था जिसने 15 साल से मेहनत की थी। जो लोग ये कहते हैं कि हम महराज के बहुत हमदर्द हैं, तब तो कोई हमदर्द नहीं था जब उसको हमदर्दी की जरूरत थी। महराजुद्दीन मलिक की अदालत जहां लगा करती थी, जहां उसका दरबार लगा करता था, जहां उसके कैंप्स लगा करते थे, लोग खुशी खुशी आकर वहां पर अपना दुखड़ा सुनाया करते थे और कोशिश किया करता था कि इमीडिएट उनके दर्द को समझता था और उनकी मुसीबत परेशानी का हल तलाश करने के लिए उसी वक्त वो शख्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आला ओहदेदारान के साथ बात किया करता था। बस जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट महराजुद्दीन मलिक डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बागयूर बाशऊर नौजवानों ने और बुजुर्गों ने, बेवाओं ने, उन माओं ने अपना कीमती वोट देकर सपोर्ट की और एमएलए बनाया। आज हम जानते हैं कि अगर सियासी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई यतीम है तो वो डोडा की वो आवाम है जिस आवाम ने उस शख्स के लिए कुर्बानियां दी थी। साथियों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दरअसल आज आपके साथ बड़े अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। आपको बखूबी इल्म है कि आज की डेट में खुसूसन डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो लोग हैं इस सदमे और रंजो अलम से गुजर रहे हैं। तमाम लोगों को, तमाम साथियों को सब कुछ भूल चुका है सिवाय महराज मलिक की गिरफ्तारी के अलावा आज हमारे जहनों के ऊपर कोई भी सवाल नहीं है, बल्कि इस परेशानी के आलम में सब कुछ भूल चुके हैं। लेकिन बहरहाल हम लोगों को हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है। ये सियासत है, ये बहुत बड़ा काम है और इस बहुत बड़े काम के अंदर बहुत बड़ी बड़ी आजमाइशों से भी गुजरना पड़ता है। मुझे यही महसूस होता है कि जिस शख्स का जितना बड़ा कद है, जितनी बड़ी हसीयत है, जितनी बड़ी पोजीशन है, जितनी ताकत है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको उतनी ही बड़ी आजमाइश से आजमाता है। और जिस रब ने जिस शख्स को जितना बड़ा ओहदा दिया होगा, जितने बड़े इनाम से नवाजा होगा, जितनी बड़ी इज्जत और शोहरत से नवाजा होगा, फिर रब चाहता है कि मैं इसे थोड़ा सा आजमा लूं कि वाकईतन हर हाल में ये मेरा शुक्र अदा करेगा या नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है आप तमाम साथियों पर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी बड़ी आजमाइश में हम सब को डाला है, बड़ी ईमानदारी के साथ हम उस आजमाइश में अपने आप को ईमानदार और साबित कदम साबित करें। उसमें भी तभी हम साबित कदम रह सकते हैं जब तक हमारे रब की मदद उसमें शामिल हाल नहीं है। बहरहाल मुख्तसरन आज मैं आपके सामने इसलिए आया कि आज की तारीख में
जो पीछे बारिशों का एक सिलसिला शुरू हुआ था, बहुत ही तूफानी बारिश आई थी और बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। और उसके बाद जब उस नुकसान का जायजा लिया जाने लगा, उसका तखमीना लगाया जाने लगा, तो बहुत भारी तबाही हुई थी पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर। लेकिन हम कोशिश यही करेंगे और कर रहे हैं कि जितनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर बनती है, हम कोशिश करें कि डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी या जिला डोडा के अंदर जो भी नुकसान हुआ बारिशों की वजह से, हम कोशिश करें कि जिस भी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन से, गवर्नमेंट से मदद हो पाए वो भी हो। और उसके अलावा जो चाहे एनजीओज हों या और कोई हो जो चाहे कि मुसीबत ज़दगान की मदद करना चाहे तो वो कर सकता है। अभी बारिशें थमी ही थी कि उसके बाद जो हमारे एमएलए साहब अभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का राउंड लगा रहे थे, लोगों के साथ मिल रहे थे, तो दरिया के इस पार अभी तो उन्होंने कदम ही रखा था कि अल्लाह ताला ने आजमाइश में डाल दिया, उन्हें भी और हमें भी। तो बहरहाल बड़े सब्र तहम्मुल के साथ हमें इस आजमाइश के दौर से गुजरना होगा। तो उस दौरान में सरकार की तरफ से एक फैसला लिया गया था कि जिन लोगों का मकानों का नुकसान हुआ है या मकानों को खतरात जो लाहक थे, तो कई प्लान जो थे, जैसे एमजी नरेगा का प्लान था, उसको थोड़ा सा नजरसानी की गई, उसको दोबारा फ्रेम किया गया। तो जिन लोगों को नुकसान हुआ था तो उनके काम रखे गए नए सिरे से। तो आज की डेट में जब वो नया प्लान भी अप्रूव होके आया और उसके बाद लोगों ने या डिपार्टमेंट ने प्रोजेक्शन वगैरह भी जो की और बहुत सारे वीडियोज से या वीएलडब्ल्यूज या आरएसएस ने हमें राब्ता कायम किया और उन्होंने एक शिकायत भी की कि देखिए हमने प्लान लोगों की मर्जी के मुताबिक बनाया है और हम अब चाह रहे हैं कि हमने उसको जियो टैग भी किया है, प्रोजेक्शन भी की है, एस्टिमेट बना रखे हैं, सब कुछ किया है। अब आप लोगों से ये अपील करें कि वो कम अज कम अपनी डिमांड्स दें, क्योंकि जो प्रोसीजर है, उन कामों को करने का जो प्रोसीजर है, उसके लिए डिमांड का देना जरूरी है। जब तक डिमांड नहीं लगेगी तब तक वो काम शुरू भी नहीं किया जा सकता है और लोगों की हाजिरी जो है वो भी नहीं लगेगी। तो इसलिए इस गर्ज से मैं तमाम बल्कि पूरे ज़िला के अंदर जितने भी जॉब कार्ड होल्डर्स हैं, जिन्हें भी नुकसान हुआ है, जिन्होंने भी अपने काम लिखवाए हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपनी पंचायत के जीआरएस या सेक्रेटरी के साथ राब्ता करके अपनी डिमांड्स उनको हैंड ओवर करें और अपने काम जो है उनके घरों के इर्द गिर्द, जो चाहे वो बैक वाल थी या आर वाल थी, उन कामों को शुरू करें। क्योंकि अब आने वाला वक्त जो है, मौसम जो है, हमारे पास यही 2, ढाई, 3 महीने हैं जिसमें हम ये काम कर सकते हैं। हर जॉब कार्ड होल्डर को 100 दिन का रोजगार तो चाहिए, लेकिन 100 दिन जो है वो लगाने भी पड़ेंगे और 100 दिन लगाने से भी पहले हमें जरूरत यह है कि अपने मकानों की जो आर वाल्स या बैक वाल्स जो निकल गई हैं, तो उनको लाजमी जो है जल्द अज जल्द जो लगा दिया जाना चाहिए, ताकि आने वाले सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बर्फबारी भी होती है, बारिशें भी हुआ करती हैं, तो उस दौर के लिए हमें पहले से ही तैयार होना चाहिए। ऐसे भी आजकल जो है जो एडवाइजरी है, वेदर एडवाइजरी जो है, इसमें कहा जाता है कि 4 तारीख से 5, 6, 7 तारीख को जो है पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के इम्कानात हैं और
जो मैदानी इलाके हैं तो इनमें भी यानी जो है ज्यादा से ज्यादा बारिश होने के जो है वो चांसेस है। इसके साथ साथ मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा जिला डोडा जो है पहाड़ी इलाका भी है और यहाँ पे जो है जमींदारी भी बहुत ज्यादा है। तो इस जमींदारी के जो फसलें जो है उगाया करते हैं, घास है, फसलें हैं, मकई है, कुछ भी है, तो एडवाइजरी के मुताबिक 4 तारीख के बाद जो है यानी 4 शाम से बारिश या बर्फबारी पहाड़ी इलाकों में जो होनी है। तो मैं यही बहसियत एक जमींदार के यही राय देना चाहूंगा कि 4 तारीख से पहले पहले जितना घास काटा है या मकई जो भी काटी है, जो कुछ भी काम किया है, उसको थोड़ा सा है बारिश से बचाने के लिए फौरी तौर उतने ही को पहले समेट लें। बाकी जो अभी काटने के लिए है कुछ है उसका वेट करें, वो 8 तारीख के बाद जब मौसम ठीक होगा तब भी कर सकते हैं। तो बहरहाल जो प्लान अप्रूव हो गया है 25-26 के अंदर, तो प्रोजेक्शन भी हो गई है। तो डिमांड्स जो है वो फौरी तौर पे अपने कंसर्न जीआरएसएस को, सेक्रेटरीज को दें ताकि आपके काम जो है जल्द अज जल्द शुरू हो जाए। कई लोगों ने या कई जीआरएसएस ने भी, सेक्रेटरीज ने भी एक शिकायत की कि डिपार्टमेंट ने जो टेंडर किया था मटेरियल के लिए, जो टेंडर किया हुआ था उसमें बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर दिया था, लेकिन अभी तक उन लोगों ने किसी भी पंचायत के अंदर मटेरियल जो है वो प्रोवाइड नहीं किया है। वो इस वक्त कुछ लीतोलाल कर रहे हैं, वो भाग रहे हैं मटेरियल देने से, और ये कहा जाता है कि हम तो मटेरियल डालेंगे लेकिन इसमें जो है एमजी नरेगा के अंदर जो है पैसे बहुत देर से आते हैं, तो हमें वो पैसा कहाँ से मिलेगा। तो ये शिकायत जो है ये हक बजानिब नहीं है। मैं डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान से भी और उन कॉन्ट्रैक्टर हजरात से भी ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको किसी भी किस्म का शक व शुबा है डिपार्टमेंट के सिलसिले में या पैसों के सिलसिले में, तो आपको टेंडर नहीं देना चाहिए। अगर आपने टेंडर दिया है तो फिर अब आपको मटेरियल जो है लोगों को प्रोवाइड करना चाहिए। आप सिर्फ टेंडर डाल देते हो और टेंडर डाल देने के बाद लोगों को ये कहते हो कि आप खुद ही अरेंज करो, फिर जब पैसा आएगा, जब आएगा तब हम आपको निकाल के दे देंगे। ये सही तरीका नहीं है। मैं अपनी तरफ से जहां तक मुझे समझ है इस डिपार्टमेंट के बारे में या इस कारोबार के बारे में, मैं अपने तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पुरजोर अपील भी करूंगा और गुजारिश भी करूंगा कि आप सिर्फ अपने जॉब कार्ड के काम को अपने 100 दिनों का पहरा करें। आप जिम्मेदारी मटेरियल की ना लें, आप सीमेंट की जिम्मेदारी ना लें, आप रेत या बजरी जो है क्रशर से लाने की जिम्मेदारी ना लें, आप पत्थर जो है सेटॉन जो है वो उनकी भी जिम्मेदारी खुद ना लें, क्योंकि आपको जो 100 दिन का रोजगार मिलना है, आज ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती भी है। अगर देखा जाएगा आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर आज एक मजदूर जो है जॉब कार्ड होल्डर जो है उसके 7 दिनों की डिमांड जो है वो जो है अपलोड की जाती है और 8वें दिन उसके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। इसलिए तमाम जॉब कार्ड होल्डर्स को मेरे ख्याल में जल्द अज जल्द अपनी डिमांड देनी चाहिए और हफ्ते के बाद 8वें दिन अपने अकाउंट्स में पैसे आ जाएंगे। सिर्फ वही काम करें जो आप कर पाएंगे। अगर आप लोगों ने या कोई भी किसी भी शख्स ने यानी ये डिपार्टमेंट को कहा, सेक्रेटरीज को या जीआरएसएस को कहा या उन वेंडर्स को, उन कॉन्ट्रैक्टर्स को कहा कि कोई बात नहीं, हम खुद ही टाइल भी लाएंगे, खुद ही सीमेंट भी लाएंगे, खुद ही रेत बजरी भी लाएंगे, खुद ही पत्थर भी लाएंगे और खुद ही काम भी करेंगे, और फिर जब आपको वो पैसा आएगा तब निकाल के देना। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि तब तक जो आपको जॉब कार्ड के अंदर पैसा आएगा वो आपने रेत बजरी वाले को देना है, जो उसके अंदर आपको पैसा आएगा उसका आपको सीमेंट खरीदना होगा, उसके अंदर जो आपको पैसा आएगा उसकी टाइल्स खरीदनी पड़ेगी। तो मुझे ये बताइएगा कि अगर आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर एमजी नरेगा के अंदर
2017-18, 19-20, 21-22, 23-24, यानी कि पिछले 8 साल से जो है मटेरियल की लाइबिलिटी जो है अभी गवर्नमेंट के पास। मेरे भाइयों, मेरे अजीज दोस्तों, मुझे आप बताइए कि 17-18 का पैसा भी अभी सरकार ने उन वेंडर्स को नहीं दिया है जिन्होंने 17 और 18 में मटेरियल डाला है, जिन्होंने 19 और 20 में डाला है, जिन्होंने 21, 22, 23, 24, 25 जो है 23, 24 में मटेरियल डाला है। यानी कि आज एक जीआरएस के साथ मेरी बात हुई थी, तो उसने कहा कि 2017 से लेकर 2024 तक एक पंचायत में 1,30,00,000 रुपया लाइबिलिटी है। 1,30,00,000 रुपया लाइबिलिटी अगर एक पंचायत की है, तो फिर आप खुद ही अंदाजा लगाएं कि अगर एक ब्लॉक के अंदर 10 पंचायतें हैं, तो इसका मतलब 13 करोड़ रुपया पुराना ही जो है सरकार के पास बकाया है। तो फिर आप लोग ये रिस्क क्यों ले रहे हैं मेरे भाइयों? आप अपने जॉब कार्ड का आराम के साथ जो 25 से 27 हजार के करीब आपको अमाउंट आता है, तो उसको कम से कम उसी को सेव करो, उसी को कमाओ। आप ज्यादा बोझ अपने ऊपर ना लें और ये उम्मीद आप रखेंगे कि फिर बाद में मुझे मटेरियल का पैसा मिलेगा, स्किल्ड का पैसा मिलेगा। मुझे तो जो 17 से अभी तक लाइबिलिटी ही चल रही है, तो मैं तो पुरुमीद नहीं हूं। इसलिए ये जिम्मेदारी जो है वो सरकार की बनती है, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि वो मटेरियल प्रोवाइड करें, वो रेत बजरी खुद प्रोवाइड करें, वो सीमेंट खुद प्रोवाइड करें। मुझे याद है कि 2014, 15, 16, 17 या 12 में रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ब्लॉक वाले खुद ही सीमेंट लोगों को प्रोवाइड करते थे। वो सीकॉप से या जैकफ्रीड से जो है वो सीमेंट लिया करते थे और हर काम पे, हर गांव में, हर पंचायत में जो है वो पहुंचा के दिया करते थे। लेकिन उसके बाद जब उनकी भी लाइबिलिटी जो है इस डिपार्टमेंट के पास रही, तो उन्होंने भी सीमेंट बंद कर दिया। अब यकीन जानिए, एक बहुत बड़ी जो है फर्म कहा जाए या डिपार्टमेंट उसे कहा जाए, सीकॉप ने इनको सीमेंट देना बंद कर दिया, जैकफ्रीड ने सीमेंट देना बंद कर दिया। तो फिर एक आम वेंडर कहां से इतना मटेरियल ला सकता है और फिर जाकर जो है वो पंचायतों के अंदर प्रोवाइड कर सकता है? आज की डेट में मैं कहता हूं कि खुशकिस्मत हैं जॉब कार्ड होल्डर्स। इनके लिए एक बेहतरीन पॉलिसी बनाई गई है कि इनकी पेमेंट जो है, इनका पैसा जो है वो अब एसीडी साहब के पास नहीं आता है, अब वो बीडीओज के पास नहीं आता है। अब डायरेक्ट जो है वो मरकजी सरकार जो है राजधानी दिल्ली से ही एफटीओज के जरिए से ऑनलाइन आपके आधार बेस पेमेंट हो जाती है, आपके अकाउंट्स में पैसे आ जाते हैं। बस यहाँ से टेक्निकल असिस्टेंट, यहाँ से जेई आपकी प्रोग्रेस जो है वो सेंड कर देता है डिपार्टमेंट को, और डिपार्टमेंट के लोग आपकी जो अटेंडेंस उसको अप्रूव करके एफटीओ बना के आपके खातों में पैसा पहुंच जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जॉब कार्ड होल्डर को किसी भी हाल में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है, उसको अपने 100 दिन जो है बेफिक्र होकर लगानी चाहिए। उसके बाद मटेरियल प्रोवाइड करना डिपार्टमेंट का काम है, बीडीओज का काम है, एसीडी जो होता है उसका काम है। तो मेरे ख्याल में कॉमन मैन को, आम गरीब आदमी को या गांव के किसी ठेकेदार को इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। और उसके ऊपर उन्होंने, किसी ने 30% बिलो दिया है, किसी ने 50%, किसी ने 40% बिलो, किसी ने 49% बिलो टेंडर दिया है, जबकि एक सीमेंट का बैग जो है 500 का मिलता है और ये वेंडर कहता है कि मैं 250 का ही प्रोवाइड करूंगा। और मुझे नहीं पता उसने कौन सी वो अकाउंटेंसी पढ़ी है, कौन सा वो कॉमर्स पढ़ा, कौन सा वो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ी है कि वो हमें जो चीज 500 की मिलती है वो 250 में ही प्रोवाइड करेगा। तो इसमें जो कुछ भी है, अच्छा बुरा है, मुझे तो खराबी ही दिख रही है। तो मैं इसलिए आज आपके साथ लाइव के जरिए से आपको मिलने आया कि आप कम से कम फौरी तौर पर ये कोशिश करें कि अपनी डिमांड्स जो हैं अपने कंसर्न जीआरएस को, सेक्रेटरीज को दें और अपने घरों के इर्द गिर्द जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनका काम शुरू करें।
क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं, मौसम कब जो है वो तब्दील होगा, कब जो है वो बदल जाएगा और फिर काम करने का मौका भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 100% प्लान जो है वो अप्रूव हो गया है, तो अब हमें इसका पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए। मैं यहाँ इस लाइव की वसात से चाहूंगा कि ये वीडियो एसीडी डोडा के साहिब के पास भी पहुंचे, वीडियोस को भी पहुंचे, कि आप अपने लेवल पे अपने कॉन्ट्रैक्टर्स को, अपने ठेकेदारों को जो है उन जो राब्ता करें और उन्हें आप एक अल्टीमेटम दें कि वो विद इन 1 वीक जो है अपने तमाम पंचायतों के अंदर जहां का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है वो मटेरियल प्रोवाइड करें। अगर नहीं कर पाते हैं तो उनका जो भी टेंडर होगा उसको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाना चाहिए और डिपार्टमेंट को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वो पूरी पंचायतों के अंदर जो है वो मटेरियल प्रोवाइड करे। क्योंकि खुसूसन अगर हम आज की डेट में एक जिम्मेदारी समझ के अपनी डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के तमाम ब्लाकों में, वो चिल्ली ब्लाक हो, जकियास हो, वो कहरा हो, वो ठाठरी हो, वो गुंदना हो, घाट ब्लाक हो, दाली उद्यानपुर हो, या भागवा की भी जो हमारे साथ एक दो पंचायत हैं, इन तमाम ब्लाक्स के अंदर आप लोगों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि आज ये जो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी है इसका जो नुमाइंदा है, इस वक्त आपको बखूबी इल्म है कि इस वक्त वो शख्स जो है कैदोबंद है और यहाँ की जो आवाम है उसके जो वोटर हैं, उसके जो सपोर्टर हैं, या उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के जितने भी लोग हैं, क्योंकि वो उनका नुमाइंदा था, आज वो इस डेट में उनकी नुमाइंदगी बजाते खुद नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके जितने भी हामी हैं, उसके जितने भी साथी हैं, उसके जितने भी वोटर सपोर्टर हैं, हम सबका फर्ज बनता है कि हम उसकी आवाज जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाएं कि इन पूरे ब्लॉक्स के अंदर, पंचायत के अंदर कहाँ किस किस चीज की कमी है और कहाँ जो है कौन सा डिपार्टमेंट, ये नहीं कि सिर्फ एक ब्लॉक की बात यहाँ पे हो रही है, बल्कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, या एग्रीकल्चर है, हार्टिकल्चर है, वो रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, वो R&B है, वो सोशल वेलफेयर है, वो PDD है, वो PHE है, ये तमाम डिपार्टमेंट जो लोगों की खिदमत के लिए हैं। अगर किसी भी साथी को कहीं किसी भी किस्म की जो है वो कोई वीकनेस दिखाई दे रही, कोई कमी दिखाई दे रही है कि डिपार्टमेंट वहां सीरियसली काम नहीं कर रहा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुंचाने के लिए आपके पास जो भी सोर्सेज है, वो सोशल मीडिया है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, या आपका मास मीडिया है, या इसके अलावा आप इन रिटर्न जो है उनके जितने भी HODs हैं, जितने भी उनके जो जिम्मेदार हैं, उन तमाम लोगों तक बात पहुंचाएं, ताकि उन्हें चाहिए कि आज वो बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ काम करें, ताकि ये आवाम जो आज की डेट में बहुत परेशान है, अपने नुमाइंदे के बगैर मायूस हैं, बड़े परेशान हैं, तो तब तक जब तक मेरा रब जो है उसको आजमाइश से बाहर निकाले और वो कैदोबंद जो है वहां से बाहर आ जाए, कम से कम हम तमाम लोगों का, भले ही जो एम्प्लॉइज भी हैं, मुलाजिम हजरात भी हैं, उन्हें भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम करें, ताकि लोगों को किसी भी परेशानी का जो है सामना ना करना पड़े। इसके अलावा आज मैंने कई GRC से बात की तो उनका ये रोना था कि हम करीबन 5 महीनों से हमें तनख्वाह भी नहीं दी गई है, यानी जिनकी तनख्वाह 10,000 के करीब होगी, 9-10 हजार होगी, तो बहरहाल सब GRS जो है उतने खराब भी नहीं होंगे और कुछ उतने चालाक भी नहीं होंगे, और हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि अच्छे ही होंगे, लेकिन 10,000 से आज किसी का घर नहीं चलता है। चलो बहरहाल सरकार की पॉलिसी है 10,000 उनको है, लेकिन कम से कम वो 10,000 भी तो उनको वक्त पर दिए जाएं। ईमानदारी तो ये है कि रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का कोई भी एम्प्लॉय जो है इस इन बालाई इलाकों में, इन पंचायतों के अंदर दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर दिखाई देता तो एक GRS जो है एक पंचायत के अंदर कम से कम 4 और 5 दिन तो होता ही होता है। जॉब कार्ड बनाना उसका काम, डिमांड चढ़ाना उसका काम, जियो टैग करना उसका काम, EY कुछ वो KC करना उसका काम, न जाने कितने सारे काम हैं
मुझे तो यहां तक लग रहा है कि मेजरमेंट भी लेना भी उसी का काम है। एवन की वो ही मेरे ख्याल में टीए को, टेक्निकल असिस्टेंट को, वो जो है लेंथ और विड्थ जो है काम का जो है वो लिखा देता है, और वहां से वो प्रोग्रेस निकाल के जो है लोगों के जॉब कार्ड्स के अंदर पेमेंट हुआ करती थी। एक पंचायत के अंदर करीबन करीबन 90 वर्क्स हैं, और उन 90 कामों को अगर एक दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन तो देखना ही पड़ता है। तो बहरहाल मैं ये फील करता हूं, महसूस करता हूं कि डिपार्टमेंट को स्टाफ की बहुत ज्यादा कमी है। जहां तक मैं कहूं कि दाली उद्यानपुर ब्लॉक के अंदर सिर्फ 2 जेई हैं, 2 वो भी टेक्निकल असिस्टेंट है। परमानेंट जेई जो है वो कभी जो है डिपार्टमेंट में या ब्लॉक में आता ही नहीं है। एवन की वीएलडब्ल्यूज की कमी है, तो अब अकाउंट्स असिस्टेंट्स को भी पंचायतें जो है दी जाती हैं कि आप भी करो जी। और अगर देखा जाए बहुत बड़ा स्टाफ जो है वो एनवाईसी के कुछ नौजवान जो हैं जो 2500 पे जो है वो अपना जॉब करते हैं, उन लोगों के हवाले पंचायतें की गई हैं। तो मुख्तसरन मैं ये कहना चाहूंगा कि हर तरफ से जो है परेशानी ही परेशानी है, लेकिन हमारे नसीब में अगर ऐसा ही है तो अब सहना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, और हिकमत के साथ, बड़े कोऑपरेशन के साथ। मैं यही कहना चाहूंगा जॉब कार्ड होल्डर्स को भी चाहिए कि वो जीआरएस का कोऑपरेशन करें, सेक्रेटरी का जो है कोऑपरेशन करें, ताकि तालमेल से अच्छा काम भी हो सकता है और उनकी पेमेंट्स भी नहीं रुक सकती हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स की कमी होगी वो मिलजुल के आप क्लियर करें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, आज आपके साथ मुलाकात का जो था यही एक मकसद था। हमारा मकसद ये नहीं है कि आज की डेट में जो डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, मुझे बड़ा दुख है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों ने आवाज उठाई कि वाकईतन डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के सिटिंग एमएलए को जो पीएसए के तहत जो है अरेस्ट किया गया है। बहरहाल ये एक कानून का एक प्रोसेस है। अब कानून को क्या दिखा, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या दिखा, होम मिनिस्ट्री को क्या दिखा, वो बेहतर जानते हैं, उन्होंने जो कुछ भी किया। और अब हमारे लिए एक डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर जो हमें रास्ते दिखाए गए हैं अपने इस कानून के अंदर, कि हमारे पास अगर लेजिस्लेटर है तो उसके बाद एग्जीक्यूटिव है, और एग्जीक्यूटिव के बाद हमारे पास जुडिशरी है, और हमें जो फाइनली अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई डिसाइड किया है तो हमें हक है, और हम चले गए हैं जुडिशरी के पास, अदालत में अपनी अर्जी जो है वो सबमिट की है, और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा। और जब तक हमें इंसाफ ना मिलेगा हम पूरी कोशिश सब मिलजुल कर जो है करते रहेंगे, और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जरूर हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि तमाम लोगों को जो महराजुद्दीन मलिक के साथ अपनी हमदर्दियां दिखाते हैं, लाइव पे आकर रीलें बनाते हैं, न जाने क्या क्या चढ़ाते हैं जो फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के अंदर, कभी आप लोगों ने ये गौर भी किया कि जिन गरीब लोगों ने, जिन मजबूर लोगों ने, जिन लोगों ने उस शख्स को उस दौर में जब यहां अरबपति लोग, बड़े बड़े दिग्गज लोग उसके मुकाबले में खड़े थे, और इन गरीबों ने, जिनको नाबालिग कहा जाता था, जिनको बेवकूफ कहा जाता था, जिनको नासमझ कहा जाता था, उन लोगों ने उस शख्स को अपनी सपोर्ट, अपना वोट, अपना मैंडेट देकर यहाँ का एमएलए बनाया था। क्या उनके साथ हमदर्दी का इजहार मैंने बहुत कम देखा। इसलिए स्टेट लेवल पे जो लोग बात किया करते हैं, कम से कम उन लोगों को अपने ही इस लाइव के जरिए से इस आवाम के गम में भी शरीक होना चाहिए। उन लोगों का भी फर्ज बनता है कि डोडा की उस बेवा ने महराजुद्दीन मलिक को अपना वोट दिया था, और यहाँ के उस मजदूर ने भी, और हम तमाम लोगों की यही तमन्ना थी, यही उम्मीद थी कि महराजुद्दीन मलिक की अदालत जहां लगा करती थी, जहां उसका दरबार लगा करता था, जहां उसके कैंप्स लगा करते थे, लोग खुशी खुशी आकर वहां पे अपना दुखड़ा सुनाया करते थे, और कोशिश किया करता था कि इमीडिएट उनके दर्द को समझता था, और उनकी मुसीबत परेशानी का हल तलाश करने के लिए उसी वक्त वो शख्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के आला ओहदेदारान के साथ बात किया करता था, और गरीब गुरबा को यकीन दिलाता था कि इंशाअल्लाह आज नहीं कल आप लोगों के काम हो जाएंगे।
इसलिए हम लोग इसलिए सामने बार बार नहीं आ सकते हैं कि हम बताएंगे कि महराज ऐसा था, महराज वैसा था। भाई हमसे बेहतर उसको कौन जानता था। हम लोगों ने शब रोज जिसके साथ गुजारे, उसकी गरीबी में उसके साथ हम रहे, उसकी मुसीबत परेशानी में हम उसके साथ रहे, हम लोगों ने कुर्बानियां दी, हम लोगों ने वोट मैंडेट दिया। आज जो लोग ये कहते हैं कि हम महराज के बहुत हमदर्द हैं, तब तो कोई हमदर्द नहीं था जब उसको हमदर्दी की जरूरत थी। आज की डेट में अदालत और दो वकील भी उसकी जो है हमदर्दी कर सकते हैं और उसके लिए मेहनत कर सकते हैं। बाकी साथी जो बाहर से अपना टीआरपी जो है हासिल करने के लिए या अपने आप को यह साबित करने के लिए कि महराज के साथ जुड़कर अब हमें भी जो है ये आवाम पहचानेगी और हम लोग जो है छा जाएंगे, यकीन जानिएगा कोई नहीं छाता है, कोई नहीं छा जाता है। वो वाहिद महराज था जिसने 15 साल से मेहनत की थी। आप क्या जानते हो महराज को? हम जानते थे जब हम छोटी छोटी चीजों के लिए मजबूर हुआ करते थे। कुछ नहीं था हमारे पास सिवाय एक वो जज्बा था खिदमत खलक का उसके अंदर। आप महराज को एमएलए बनने के बाद या डीडीसी बनने के बाद जानते हैं। हम लोगों ने उसको आपसे पहले, बहुत पहले देखा है, हमारे साथ रहा है और कई मुसीबतें परेशानियां हमने मिलजुल के उठाई। मेरी सब साथियों से यही अपील रही कि अगर आप लोगों को महराज के साथ हमदर्दी है, आप वाकईतन मोहब्बत रखते हैं, आप डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आओ, घूमो फिरो, उन बेजुबान लोगों के साथ मिलो जुलो, उनको पूछो कि तुम्हारे लिए महराज क्या था, महराज क्या है और महराज क्या रहेगा। आपको तब पता चलेगा कि मोहब्बत जो है वो जतलाई नहीं जाती है, मोहब्बत करके दिखाई जाती है। और पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी का एक कैंडिडेट महराजुद्दीन मलिक डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, डोडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के बागयूर बाशऊर नौजवानों ने और बुजुर्गों ने, बेवाओं ने, उन माओं ने अपना कीमती वोट देकर सपोर्ट की और एमएलए बनाया। आज हम जानते हैं कि अगर सियासी तौर पर रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कोई यतीम है तो वो डोडा की वो आवाम है जिस आवाम ने उस शख्स के लिए कुर्बानियां दी थी। आज हम लोग जब अपने घरों से बाहर निकलते तो हम बात नहीं कर पाते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं अपने तमाम साथियों को, वोटर्स को, सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाना चाहता हूं कि हम आपके साथ शाना बशाना हैं, हमारी दुआएं महराज के साथ हैं और इंशाअल्लाह रब ने अगर उसको आजमाइश में डाला है, वही रब उसको वहां से खैर के साथ बाइज्जत तौर पर बरी करके हमारे बीच में लाएगा। लेकिन साथियों मैं यही कहना चाहूंगा कि आज की डेट में जो लोग उस शख्स के पुरानी वीडियोस चाहे वो किसी भी रूप में हो, उनको अगर अपलोड ना ही करो तो बेहतर है। इस वक्त वो एक बहुत बड़ी आजमाइश में है और हम ये चाहते हैं कि उसकी मुसीबतों में और मुसीबतें ऐड ना हो। साथियों मैं यही कहना चाहूंगा
कि आप तमाम जितने भी साथी हैं कोशिश करें कि सब्र के साथ वक्त गुजारें। किसी के साथ लड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ बहस करने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करने की जरूरत है। वो भी बड़े प्यार मोहब्बत से, हमदर्दी से काम करने की जरूरत है। आपने देखा है कि महराज मलिक ने हमेशा आवाम की बेहतरी के लिए कुर्बानियां दी हैं। मैं तो यही कहूंगा कि एक नौजवान है, एक बड़ा सादा तबीयत का इंसान, मैं उसे मानता हूं। वो वक्त की नजाकत को थोड़ा सा समझने की कोशिश नहीं करता था। उसको यही महसूस होता था कि मैं ईमानदार हूं, दुनिया ईमानदार होगी, मैं लोगों से हमदर्दी करता हूं, सब लोगों के साथ हमदर्दी करते हैं, मैं यतीमों, मोहताजों, बेवाओं, गरीबों की के लिए लड़ता हूं। हो सकता है मेरी लड़ाई को सब पसंद करते हों। पॉलिटिकली जो दाव पेच होते हैं, आज मैं खुल के बात कर रहा हूं, भले ही किसी को पसंद आए ना आए। वो एक सादा इंसान था कि उसने कभी ये नहीं देखा कि मैं जिन लोगों की बात करता हूं, हो सकता है वो किसी को नापसंद होगी, हो सकता है वो किसी की पॉलिटिकल पार्टी को टेंट कर रहा होगा, हो सकता है कि वो किसी की सियासत को नुकसान पहुंचाता हो। तो बहरहाल उस शख्स ने हमेशा सादगी के साथ, बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पब्लिक की बात की थी, मजदूर की बात की। अगर टेक्निकली वो शख्स, उसके दिल के अंदर कुछ थोड़ा सा खोट होता, कोई खुदगर्जी होती, कोई लालच होता, तो वह बच के निकल जाता, पतली गली से हर जगह निकल जाता। लेकिन पतली गली का रास्ता उसे दिखा ही नहीं। खुलकर बबांगे दौर, आला ऐलान जो भी बात किया करता था, वो समझता था कि मैं लोगों का मैंडेट हासिल किया हुआ हूं, कहीं किसी किस्म की कोई कमी ना रह जाए, लोगों की कोई बात जो है कहीं छुपी ना रहे, कहीं जो है पर्दे के पीछे ना रहे, कहीं दबी ना रहे। मैं जोर से चीख के और कहा करता था, मैं ताकत से बात रखता हूं। बहरहाल गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। बड़ेपन का मुजाहिरा जिन लोगों को करना चाहिए था नहीं कर पाए। एक 2 से 2.5 लाख आवाम की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने रहबर से महरूम रखना, महरूम करना, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है, ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। चलिए बहरहाल हमारे नसीब में जो था वो हो गया, और हमारा एक ईमान है कि खालिके कायनात के हुक्म के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं साथियों से, तमाम लोगों से यही कहना चाहूंगा कि अगर खुदा के हुक्म के बगैर पत्ता नहीं हिलता है तो हो सकता है इस आजमाइश में इसकी मेरे रब की क्या मंशा थी, और हमारे साथ, हमारी आंखों के सामने ये वाक़ा हुआ है। इसलिए साथियों, मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी सादगी के साथ ये कहना चाहूंगा कि कानून के अंदर रहकर, ज़ाब्ते के अंदर रहकर, रूल्स रेगुलेशन के अंदर रहकर हम तमाम लोगों को चाहिए कि हम डट के काम करें। एडमिनिस्ट्रेशन को जिस शख्स से इख्तलाफ था
जिस शख्स से अनबन थी, एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना काम किया, उससे लीगलाइज करके उन्होंने पेश किया है। अब हम जाकर देखते हैं कि कोर्ट उनके लीगलाइज प्रोसेस को किस हद तक मानता है या रिजेक्ट करता है। अब दूध का दूध और पानी का पानी वहीं कोर्ट के अंदर ही होगा। अब हमें चाहिए कि जो उसके मेहमान हैं, उसके वोटर हैं, उसके चाहने वाले हैं, हम सब साथियों को चाहिए कि हम उनकी खिदमत करें। उसके वापस आने तक हम कोशिश करें कि कोई हमारा साथी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर जो भी शख्स होगा, कभी ये महसूस न करे कि हम जो है तन्हा रह गए हैं और हमारी बात जो है अब सुनी नहीं जाती है, या एडमिनिस्ट्रेशन तक या उनके टेबल्स तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती है। आप बखूबी जानते हैं, हम बहुत सारे साथी हैं, ब्लॉक लेवल पे हमने यूनिट्स बनाए हुए हैं। हर पंचायत से हमने 2-2, 3-3 नौजवानों को महराज साहब की क़यादत में जो है उन्हें मुंतखब किया था। इसलिए उन तमाम साथियों से रिक्वेस्ट की जाती है कि महराज साहब के आने तक आपके कांधों पे ये जिम्मेदारी है। इसके दरमियान अगर आपस में किसी भी किस्म का कोई भी इख्तलाफ हो, वो इख्तलाफ आप पसे पुश्त डालकर उसे नजरअंदाज करके बस यूं समझिए कि पार्टी के प्रेसिडेंट महराजुद्दीन मलिक ने आपको जो जिम्मेदारी डाली थी, उसके वापस आने तक आप लोगों के कांधों पे वो जिम्मेदारी है। आप बहुत ही प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ, ईमानदारी के साथ जितना भी वक्त आप दे पाएंगे, आप वक्त देने की कोशिश करें। और हम उम्मीद करते हैं कि जब वहां से वो लौट आएगा, हम उसके जितने भी मेहमान हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, कोशिश करेंगे कि हम तब तक उनकी खिदमत करते रहेंगे। और जब वो आएगा, उसको ये खुशी महसूस होनी चाहिए कि मेरे साथियों ने मेरे मेहमानों की खिदमत करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी है। मेरा फोन नंबर आप तमाम साथियों के पास है। जब भी आपको लगेगा कि मैं खाकसार आपकी कहीं भी बात कर सकता हूं, आपका काम कहीं भी कर सकता हूं, तो मेरा फोन नंबर आपके पास है, फोन कीजिएगा। इंशाअल्लाह अपनी हैसियत के मुताबिक कोशिश करेंगे कि आपके काम हों। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए तमाम ऑफिसरान से भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि जो होना था हो चुका है। अब आप अपना फरीजा बेहतरीन अंदाज में अंजाम दीजिएगा। जिसके कांधों पे जिम्मेदारी थी, उसके कांधों से जिम्मेदारी उतार दी गई है और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने कांधों पे वो जिम्मेदारी ली है, तब तक जब तक वो वापस आएगा। इसलिए आपको भी, एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि कोई नुमाइंदा आएगा और वो बात करेगा तब हम उस काम को अंजाम देंगे, बल्कि नहीं, ये आपकी भी अब जिम्मेदारी। हम आप में से हैं, आप हम में से हैं। हम किसी और दुनिया से, आप किसी और दुनिया से नहीं आए। हम एक ही बाबा आदम की औलाद हैं, आपस में भाई भाई हैं। भाइयों में इख्तलाफ भी होता है, लड़ाइयां भी होती हैं, झगड़े भी हुआ करते हैं, केस भी होते हैं, अदालतों में भी जाते हैं, लेकिन हम सब की मालकियत यहां पे है। ना हमको, ना आप हमें मालकियत से बेदखल नहीं कर सकते। तो बेहतरीन यह है कि बेहतर सबके लिए यह है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया है इंसान को, वरना इताअत के लिए कुछ कम न थे कुरोबियां। इस दर्द दिल के वास्ते रब कायनात ने इन इंसानों को पैदा किया है। और हमें चाहिए कि अगर किसी किस्म के इख्तलाफात थे भी पॉलिटिकल लेवल पे, पार्टी लेवल पे या और किसी लेवल पे, अब वो इख्तलाफ आज की डेट में नहीं, वो बुज़दिली रहेगी, वो अच्छी सोच नहीं होगी। अगर आज की डेट में भी आम आदमी पार्टी के वोटर या सपोर्टर या चाहने वाले को किसी किस्म का कोई बदला या इंतकाम कोई भी ले, वो
छोटे से छोटा मुलाजिम हो या बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, क्योंकि लड़ाई जो है, झगड़ा जो था वो कोई इश्यूज पे था, अब वो इश्यूज अदालत में पहुंच चुके हैं। लेकिन आवाम वही है, वोटर वही है, कॉन्स्टिट्यूएंसी वही है, एडमिनिस्ट्रेशन वही है, ऑफिसर वही है। तो इसलिए मैं खाकसार आपको या आपके सामने क्या सलाह मशवरे रख सकता हूं, लेकिन इतना जरूर चाहूंगा कि अपनी बुर्दबारी का, अपने बड़ेपन का सबूत आपको भी देना पड़ेगा। डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कोई भी शख्स ये महसूस नहीं करना चाहिए कि हमारा रहबर, हमारा नेता, हमारा लीडर हमारे बीच आज नहीं है और हमें जो है मैली आंखों से देखा जाता है या हमें कमतर समझा जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सब मिलजुल कर काम करें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की सपोर्ट करें और आगे बढ़ें। गवर्नमेंट इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो कम जुबान लोग होते हैं, कुछ अनपढ़ लोग होते हैं, कुछ लोगों को इल्म नहीं होता है, लेकिन जिनको इल्म है उन लोगों की मदद करनी है जिनको इल्म नहीं है। तो मुख्तसरन मैंने आपका बहुत ज्यादा वक्त लिया। बहरहाल ये हमारी जिम्मेदारी को हम अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अगर इस वक्त हमारा रहनुमा आजमाइश में है, परेशानी में है या बहुत बड़ी आजमाइश से गुजर रहा है, तो ईमानदारी ये है, मोहब्बत ये है कि आज की डेट में हम उसकी अब्सेंस में उसकी तवक्का से भी ज्यादा काम करेंगे। हम कानून जानते हैं, थोड़ा बहुत ही सही, मोटा मोटा ही सही, लेकिन जानते हैं और कोशिश करेंगे कि जितना मोटा मोटा कानून हमें आता है उसके तहत हम काम करें। हो सकता बारीक बीनियों का हमें भी इल्म ना हो, छोटी छोटी बातों का हमें भी इल्म ना हो, उसको भी गलती माना जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी गलतियों को माफ करना जो है वो बड़ापन है। लेकिन जितना इल्म हमें है हम कोशिश करेंगे, हर डिपार्टमेंट के साथ हम टच में रहेंगे और आवाम की जो भी परेशानी, जो भी मुश्किलात होगी, हमारा फर्ज ये है कि हम हेड ऑफ डिपार्टमेंट तक वो बात पहुंचाएं और हेड ऑफ डिपार्टमेंट को चाहिए कि उस पर फौरी एक्शन करें। तो मुख्तसरन मैं आप तमाम लोगों का मशकूर और ममनून हूं। आप लोगों ने मुझे सुना। आज की डेट में हमें तो दिल नहीं करता था कि हम सामने आ जाएं, लेकिन मैंने यही समझा कि तमाम साथी परेशान हैं, उन्हें आज भूल गया है कि हमारा जॉब कार्ड भी हुआ करता था, हम नरेगा में काम किया करते थे, हमें 100 दिन का रोजगार मिला करता था, हम मजदूरी पे जाया करते थे। अब यहाँ हमारी डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी क्या बल्कि जिला डोडा के लोग, मेजॉरिटी अक्सरियत जो है वो ज्यादा से ज्यादा कमाई के लिए बेचारे लद्दाख जाया करते हैं। और पिछले ही दिनों आपने देखा कि एक अजीब सोच है कि चाहा जाता है कि अब ये यहां से लद्दाख भी ना जाए, यानी ये हैंड टू माउथ ही रहें, सिर्फ सुबह दिन को कमाएं और शाम को खाएं। इनके पास कहीं भी बचत या इनके पास कहीं सेविंग 1 लाख 1.5 लाख ना हो। वो हमारे भाई जिला डोडा से ही नहीं बल्कि पूरी रियासत जम्मू कश्मीर के जिन बैकवर्ड या गरीब अजला है, जिनमें हमारा जिला डोडा भी एक गरीब अजला में है, यहाँ के आवाम बड़ी उम्मीद के साथ फॉरेन तो नहीं जा सकते हैं, खलीज में या अरब कंट्रीज में नहीं जा सकते कि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा के लाएं, लेकिन मेरे जिला डोडा के लोगों के लिए लद्दाख ही बहुत बड़ा एक कमाई का जरिया है। वहां जाकर वो ज्यादा से ज्यादा कमाई करते थे, लेकिन पिछले दिनों देखा गया कि उन लोगों का नाम जो है नेशनल लेवल पे जो है लिया गया कि ये भी यहाँ पे जो है भी शामिल थे उस हिंसा के अंदर।
हालांकि इंसान की फितरत है, जहां पर भी 4 से 10 लोग जमा हो जाएंगे तो दूसरे लोग ये समझ भला ये 10 लोग जमा क्यों हुए, आखिर क्या परेशानी वहां हुई होगी है। और जमहूरी मुल्क है, डेमोक्रेसी है, इनने सोचा चलो यार लद्दाख के लोग कुछ मांग कर रहे हैं, जरा सुनेंगे ये क्या मांग रहे हैं, इनकी क्या डिमांड्स है। हम यहाँ लद्दाख में मजदूरी करते, आज दिन नहीं लगा, आज मजदूरी नहीं मिली, चलो इधर ही जाते हैं। लेकिन वहां से क्या तोहफा मिला, वहां से क्या नाम मिला, वहां से क्या मतलब एक सोच मिली। देखिए हम कमजोर हैं, हम बहुत पिसे हुए लोग हैं, हम इकोनॉमिकली भी बहुत ही कमजोर हैं, इक्तिसादी तौर पे हमारी हैसियत नहीं कि हम अपने आप को शान शौकत वाले लोग कहें, बल्कि अपने बाल बच्चों को, माँ बाप को, अहलो अयाल को यहाँ छोड़कर अकेले वो यहाँ पर 6 महीने अपने डोडा, बदरवा, किश्तवाड़, बनाल वगैरह में रहा करते हैं। और उनके जो हेड ऑफ फैमिली है वो बेचारा यहाँ से लद्दाख चला जाता है, वहां दिन रात मेहनत करके सिर्फ ये चाहता है कि वहां से मैं यकमुश्त कुछ थोड़ा सा अच्छा अमाउंट लाऊं, फिर एक कमरा बनाऊं, फिर अपने बच्चे की शादी करूं, फिर अपनी बेटी के हाथ पीले करूं, है ये ख्वाब लेकर वो यहाँ से जाते हैं। उन्हें यहाँ सियासत करने यहाँ से वो लद्दाख या हिमाचल नहीं जाते हैं, बस गरीबी, मुफलसी, बेरोजगारी, तंग दस्ती उन्हें यहाँ अपने लफ्ते जिगर, अपने अजीजों से जो है जुदा होने पे उनको यहाँ पे छोड़कर जाने को मजबूर करते। अगर तुम रोजगार नहीं दे सकते हो, अगर आप यहाँ अपने अजला के अंदर, अपने इलाकों के अंदर अच्छी मजदूरी नहीं दे सकते, रोजगार नहीं दे सकते हो, लेकिन यहाँ से 800-900 किलोमीटर दूर बॉर्डर एरियाज में जाकर है जहां सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, उस लद्दाख के अंदर, कारगिल के अंदर, शौक से नहीं जाते हैं, मजबूरी है। कुछ हमारे भाइयों ने, हमारे घर के लोगों ने अपनी जानें गंवा दी लद्दाख के अंदर जाकर, हादसों के शिकार हो गए, कई लोगों को जो है अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। क्यों? इसलिए ये पेट, ये भूख, ये इफलास, ये गुर्बत, ये तंगदस्ती, ये मुफलसी मजबूर करके अपने इन घरों से निकाल कर उन बियाबानों में ले जाते थे। वहां के लोग भी वहां मजदूरी कर सकते थे, यहाँ के लोगों को क्यों जाना जरूरी था? लेकिन वो खुशहाल हैं, वो प्रॉस्पेरियस हैं, वो तरक्की याफ्ता हैं, तब जाकर हमसे वहां पे काम लिया जाता है, हमें मौका मिलता है। ये साबित बात करता, ये बात जो है ये एक सबूत है कि वो अगर हमसे बेहतर है वहां पे माली एतबार से, तो हम उनसे कम तर है माली एतबार से, हम गरीब हैं, तभी वहां के लोग हमें काम देते हैं और हमें काम करने का मौका देते हैं। अगर सेम वही डेवलपमेंट, वही पैकेजेस अगर हमें भी यहां मिले होते तो यकीन जानिए फिर हमारे ये भाई यहां से वहां क्यों चले जाते। गर्जोगाई सिर्फ यही है, ये मसला है रोटी का, बस ये वही रोटी का मसला है, बाकी कोई। यहां से हम डोडा में सियासत सही नहीं कर पाए, हम बदरवा में सियासत, किश्तवाड़ में, हम पाडर में, रामबन में, अपनी चिनाब वैली के अंदर सियासत नहीं कर पाए। अब यहां से जाकर हम लद्दाख वालों को सियासत सिखाते, या उनकी वहां मदद करते कि आओ जी आज हम भी आपके साथ कमेरी दे दें, आपकी भी हम यहाँ सहायता करेंगे, मदद करेंगे, है आपके उन नारों में हम भी शामिल। बस वो तमाशा भी बहुत महंगा पड़ा। दूसरों का दर्द सुनने गए थे, वो दुख सुनने गए थे, परेशानी सुनने गए थे, एक अच्छी इंसानियत का सबूत दे रहे थे कि हम इनकी परेशानी सुनेंगे। वहां हादसा हुआ, वहां घटना घटी, नतीजा ये हो गया कि जख्मी हो गए, हॉस्पिटलों में पहुंच गए, फिर कहा गया कि डोडा के लोग भी इसमें मुलव्वस हैं। अब जब तहकीकात होगी पता चलेगा ये मजदूर यहाँ मजदूरी के लिए आया था, बस सादगी की वजह से, अनपढ़ता की वजह से, अगर ये चालाक होता ये उसके करीब नहीं जाता,
अगर इसको पता होता यहाँ इस किस्म के भी हादसात हो जाएंगे या ऐसा हुआ करता है तो वो उसके करीब कभी नहीं जाता। उसने सोचा हर जगह जल से जुलूस होते हैं, चलो आज दिन नहीं मिला है उधर ही जाए। तो बहरहाल कहने को तो बहुत कुछ है। हमारी 50 साल की जिंदगी ने सिवाय मुसीबतों, परेशानियों और तंगदस्तियों के और क्या देखा। बस यही चाहा था, यही चाहते हैं कि एक दूसरे के साथ मिल के हम एक दूसरे का दर्द बांटेंगे। इंसानियत है ये, एक दूसरे की मुसीबत में, परेशानी में उसके साथ रहना चाहिए, उसको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ, आमने सामने आओगे, आमने सामने बैठोगे, इख्तलाफात हो सकते हैं, बात करो, लेकिन सिफत ये है, कैरेक्टर ये है कि आपका हाथ यहां से दोस्ती के लिए हमेशा बढ़ना चाहिए। दोस्ती के लिए आगे हाथ बढ़ते रहना चाहिए। तो मुख्तसरन मैं आपका मशकूर हूं, ममनून हूं और यही राय देना चाहूंगा खुसूसन अपनी आम आदमी पार्टी के नौजवानों को, वर्कर्स को, सपोर्टर्स को कि आप यकजहती बनाए रखें, इत्तफाक बनाए रखें और उम्मीद रखें कि आने वाला कल जो है हमारे लिए बेहतर हो। और हमारी यही दुआ रहेगी कि महराज मलिक की जो भी घड़ियां जेल के अंदर गुजर रही हैं, अल्लाह ताला उसको उनका जज़ाई खैर दे और एक बेहतरीन मॉडल बन के वो वहां से आ जाए। फिर ना दोस्तों को ना मुखालफिन को कभी भी उंगली उठाने का कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह ताला ने उसको तन्हाई में ले लिया कि मेरे महबूब आ जा, मेरे दोस्त आ जा, यहां बैठ, ठंडे जहन से ले पढ़, कर स्टडी, बैठ, तेरे दोस्तों को भी मैं आजमाऊंगा, तेरे पीछे वो क्या कर रहे हैं, तेरी बेहतरी के लिए, तेरी मोहब्बत में ईमानदारी से काम कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं, या वहां भी अपना मेरा दिखा रहे हैं, या वहां भी जो है किसी किस्म की साजिश में मलूस। सब कुछ, हर चीज का पर्दा किया जा सकता है, लेकिन मेरी रब की निगाहों से कोई नहीं बच पाएगा। वो दिलों के हाल बेहतर जानता है, इसके दिल में क्या नियत है, क्या खोट है, क्या कीना है, क्या बुग़्ज़ है, और मेरे रब के यहां हर इंसान को हिसाब देना है। वहां किसी को कोई भागने का मौका नहीं मिलेगा। जिसने बुरा किया होगा बुरा फल पाएगा, जिसने अच्छा किया होगा अच्छा फल पाएगा, जिसने किसी को सताया होगा उसको वहां उसका बदला मिलेगा। जैसे कहा जाता है कि अगर सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी को इस दुनिया में मारा होगा, एक मिसाल दी गई है, तो आखिरत में उस सींग वाली बकरी को भी उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। हम सब इंसान जितने रोए जमीन पर हैं, हम एक ही रब के बंदे हैं और उस रब ने एक एक शख्स को हिसाब लेना है। मेरे साथियों, जिस भी कौम से आप ताल्लुक रखते हैं, जिस भी दीन धर्म से आप ताल्लुक रखते हैं, बस ख्याल रखिएगा इस दुनिया में किसी इंसान को अगर उसको खुश करने में रब की नाखुशी हो तो नहीं करना चाहिए। एक इंसान को खुश करने में अगर मेरा रब राजी और मेरा रब चाहता है कि आप फलां शख्स को खुश करें अच्छे तरीके से, अच्छे रास्ते से, ईमानदारी से, तो मेरा रब भी खुश है। आखिरी बात फरमाया रब ने कि जिस शख्स ने एक इंसान को बचाया तो इसका मतलब उसने पूरी इंसानियत को बचाया। तो हम उम्मीद करेंगे हम खुदा के बंदों की खिदमत करते रहेंगे और हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि हमसे रब राजी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।